आज की इस गहन चर्चा में हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलट रहे हैं जिसके बारे में बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन उसकी जो सबसे गहरी चोट है ना, उसे अक्सर खामोशी में दबा दिया जाता है। बिल्कुल सही कहा। तो आज का हमारा मिशन है ये समझना कि हमारा समाज ये जो जेंडर और पितृसत्ता के नियम बनाता है, ये असल में काम कैसे करते हैं और कैसे 1947 के भारत विभाजन जैसी ऐतिहासिक त्रासदियों के दौरान ये तो छुपे हुए नियम हैं, ये अचानक एक भयानक और एकदम अकथनीय हिंसा में बदल गए। और इस पूरे विषय को गहराई से समझने के लिए हमारे पास आज दो बहुत ही ठोस स्रोत हैं। हाँ। पहला है पोलैंड के क्रैको इंडोलॉजिकल स्टडीज में साल 2025 में छपा मोनिका ब्रोवार्जिक का एक बहुत ही शानदार रिसर्च पेपर, जो विभाजन के हिंदी साहित्य में महिलाओं के खिलाफ हुई हिंसा का बहुत बारीकी से विश्लेषण करता है। बिल्कुल। और दूसरा स्रोत है हैदराबाद विश्वविद्यालय से साल 2021-2022 का मनीषा रॉय का एक शोध प्रबंध। हाँ, मनीषा रॉय का काम, जो मशहूर उपन्यास झूठा सच के पितृसत्तात्मक नजरिए की बहुत ही डिटेल में पड़ताल करता है। जानकारी सच में बहुत सारी है हमारे पास। हाँ, मतलब काफी भारी विषय है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि बिना किसी बोझ के इतिहास के इस दर्दनाक और जटिल हिस्से को एकदम नए नजरिए से समझें। बिल्कुल। तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। सबसे पहले मुझे हैदराबाद यूनिवर्सिटी के इस शोध में एक बहुत ही बुनियादी सी बात पढ़ने को मिली, जो अक्सर हम आम बोलचाल में मिला देते हैं, मतलब सेक्स और जेंडर के बीच का फर्क। क्या हम यहीं से शुरुआत कर सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि असल में यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। अगर हम एन ओखले जैसे विद्वानों का हवाला दें तो इस शोध में बहुत ही आसान शब्दों में बताया गया है कि जो सेक्स है वो एक भौतिक और जैविक सच्चाई है, यानी बायोलॉजिकल। हाँ, मतलब शरीर के हार्मोन और बनावट जो हमें जन्म से मिलते हैं। लेकिन जब हम जेंडर यानी लिंग की बात करते हैं तो ये समाज का बनाया हुआ एक मानसिक और सांस्कृतिक ढांचा है। हाँ। समाज तय करता है कि मर्द को कैसा होना चाहिए और औरत को कैसा बर्ताव करना चाहिए। हाँ, और यही बात मुझे सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर ये ट्रेनिंग शुरू कब होती है। मतलब कोई बच्चा जन्म से तो ये सब सीख कर नहीं आता ना, कि उसे कैसे बैठना है या कैसे बात करनी है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि जेंडर का ये समाजीकरण बचपन में इतनी गहराई से शुरू हो जाता है कि हमें पता भी नहीं चलता। सच में? हाँ, शोध में नैन्सी चोडोरो के काम का जिक्र है। इसे ऐसे समझते हैं, शुरुआती सालों में बच्चे अपना सबसे ज्यादा समय अपनी माँ के साथ बिताते हैं। बिल्कुल सही बात है। इस वजह से चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों शुरुआत में अनजाने में ही स्त्रीत्व यानी फेमिनिनिटी के गुणों को देखने और समझने लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, समाज का दखल शुरू हो जाता है। लड़कों के दिमाग में मैस्कुलिनिटी यानी पुरुषार्थ की परिभाषा बिठाई जाने लगती है। मतलब उन्हें सिखाया जाता है कि तुम्हें आक्रामक होना है, स्वतंत्र होना है। अक्सर सुनाई है। हाँ, हर घर में सुना जाता है। तो वहीं लड़कियों के लिए बचपन से ही तय कर दिया जाता है कि उन्हें दूसरों पर निर्भर रहना है, भावुक होना है और सबकी परवाह करनी है। ये कोई प्राकृतिक नियम नहीं है, ये बस एक बहुत ही व्यवस्थित सामाजिक ढांचा है। ये बात तो समझ आती है कि समाज ये नियम तय करता है, लेकिन इन दोनों स्रोतों को पढ़ते हुए मेरे मन में एक सवाल बार बार आ रहा था कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? आप पितृसत्ता की जड़ों की बात कर रहे हैं। हाँ, मतलब ऐतिहासिक रूप से देखें तो ये पितृसत्ता या पैट्रियार्की का ढांचा खड़ा किसने किया? क्या इसके पीछे कोई आर्थिक कारण भी हैं? अगर हम विकासवादी या कहें कि मार्क्सवादी नजरिए से देखें, विशेष रूप से फ्रेडरिक एंगल्स के विचारों को, तो उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प बात कही है। उनका मानना था कि महिलाओं का उत्पीड़न दुनिया का पहला वर्ग उत्पीड़न था, फर्स्ट क्लास ऑपरेशन। पहला वर्ग उत्पीड़न मतलब सबसे पहला शोषण। बिल्कुल, मतलब जब से इंसानों ने निजी संपत्ति बनाना और उसे बचाना शुरू किया, तब से महिलाओं एक तरह से संपत्ति का ही हिस्सा मान ली गईं। बाप रे। परिवार का ढांचा इस तरह से बनाया गया ताकि पुरुष अपनी संपत्ति अपने ही खून को, अपने ही वारिस को सौंप सके, और इसके लिए महिलाओं के जीवन, उनके श्रम, यहाँ तक कि उनके शरीर पर एक पितृसत्तात्मक व्यवस्था का पूरा नियंत्रण थोप दिया गया। लेकिन एक बात बताइए, अगर महिलाओं का इतना लंबा इतिहास शोषण का रहा है, तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि दुनिया भर के मजदूरों या दलित वर्गों ने जिस तरह एकजुट होकर क्रांतियां की हैं, वैसा महिलाओं के मामले में क्यों नहीं हुआ? वो एक साथ मिलकर इस व्यवस्था के खिलाफ खड़ी क्यों नहीं हो पाई? इसी में तो पितृसत्ता की सबसे बड़ी चाल छिपी है।
अगर हम गहराई से सोचें तो मजदूर या किसी अन्य शोषित वर्ग के लोग एक साथ मिलकर अपने बाहरी दुश्मन के खिलाफ लड़ सकते हैं। जैसे किसी जमींदार या मिल मालिक के खिलाफ। बिल्कुल एकजुट होकर। लेकिन महिलाओं की स्थिति बिल्कुल अलग है। महिलाएं अलग अलग घरों, अलग अलग जातियों और वर्गों की चार दीवारी के अंदर बटी हुई हैं। वो एक जगह नहीं है। हाँ, उनका संघर्ष किसी बाहरी दुश्मन से नहीं है। अक्सर उनका सामना अपने ही घर के लोगों, अपने ही पिता, भाई या पति से होता है, जो उन्हें प्यार भी करते हैं। बिल्कुल। और वो उसी पितृसत्तात्मक व्यवस्था के खिलाफ लड़ रही होती हैं जो उन्हें पालती पोसती है। परिवार का ये जो भावनात्मक और सामाजिक दबाव है, वो उन्हें आसानी से विद्रोही नहीं बनने देता। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जो नियम हम आम दिनों में नॉर्मल मानते हैं, जैसे लड़कियों के पहनावे पर रोक टोक या उन्हें घर के अंदर रखने की जिद, हाँ, या उनकी आजादी पर कंट्रोल, क्या यही रोजमर्रा की पाबंदियां बंटवारे जैसे ऐतिहासिक संघर्ष के समय भयानक हिंसा का रूप ले लेती हैं? ये बहुत ही अहम बिंदु है। समाजशास्त्र में इस पूरी प्रक्रिया को हिंसा का सातत्य या कंटिन्यूअम ऑफ वायलेंस कहते हैं। लेस्केली ब्रेडली और वीना दास जैसे विचारकों ने इसे बहुत अच्छे से समझाया है कि महिलाओं के खिलाफ होने वाली चरम हिंसा अचानक आसमान से नहीं टपकती। मतलब ये पहले से ही बिल्डअप हो रहा होता है। बिल्कुल, ये एक निरंतर चलने वाली चेन है। घरों में महिलाओं पर लगाए जाने वाले दैनिक प्रतिबंध, उनकी शिक्षा पर रोक, उनके शरीर पर परिवार का अधिकार, ये सब उसी धागे से जुड़े हैं जो युद्ध या संघर्ष के समय चरम शारीरिक और यौन हिंसा में बदल जाते हैं। 1947 के भारत विभाजन के संदर्भ में ये थ्योरी बहुत ही भयानक तरीके से सच साबित हुई। और ये इसलिए हुआ क्योंकि उस दौर में महिलाओं के शरीर को महज एक इंसान का शरीर नहीं माना गया, बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्हें समुदाय, धर्म और नए बन रहे राष्ट्रों के सम्मान का प्रतीक बना दिया गया है ना। बिल्कुल। जब औरतों को समुदाय की इज्जत का प्रतीक मान लिया जाता है तो दुश्मनी निकालने का सबसे आसान तरीका बन जाता है उस इज्जत को लूटना। विभाजन के दौरान जब एक समुदाय को दूसरे समुदाय को नीचा दिखाना था तो उन्होंने महिलाओं के शरीरों को युद्ध के मैदान की तरह इस्तेमाल किया। और सबसे दुखद बात मुझे ये लगी कि इतनी बड़ी त्रासदी के बाद भी एक अजीब सी चुप्पी साध ली गई। हाँ, वो खामोशी। इतिहास के पन्नों में राजनीतिक बातें तो दर्ज हुई, लेकिन इस व्यक्तिगत आघात को, इस ट्रॉमा को नए बने राष्ट्रों ने और खुद उन परिवारों ने उसी सम्मान के नाम पर खामोश कर दिया। और वो खामोशी आज तक गूंजती है। बिल्कुल, लेकिन ये दर्द कहीं गायब तो नहीं हुआ। मैंने पढ़ा है कि ये आघात पीढ़ियों तक सफर करता है। जैसे आज के पॉप कल्चर में ही देख लें, मिस मार्वल शो का वो दृश्य जहां नायिका 1947 के उसी खचाखच भरे और दर्दनाक रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है। हाँ, वो बहुत ही पावरफुल सीन था। या फिर आज के समय में प्रोजेक्ट दास्तान जैसी वर्चुअल रियलिटी पहले हैं, या आंचल मल्होत्रा की मटीरियल मेमोरी वाली किताबें, जहां विभाजन के समय लाई गई छोटी छोटी वस्तुओं का इतिहास खंगाला जा रहा है। ये सब क्या है? हमारी नहीं है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि जो पीढ़ी उस आघात से खुद नहीं गुजरी है, वो भी अपने से पहली पीढ़ी की खामोशी, उनके अधूरे किस्सों और उनके व्यवहार के जरिए उस दर्द को महसूस करती है। ये जो आधुनिक पहले आपने बताई, ये सब उसी दशकों पुरानी चुप्पी को तोड़ने की एक छटपटाहट है। तो अगर इतिहास और सरकारी दस्तावेज इस दर्द को दर्ज करने में पूरी तरह से नाकाम रहे, तो हमें आज इस सच्चाई का अंदाजा मिल कैसे रहा है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये बात उभर कर सामने आती है कि जो बातें आधिकारिक इतिहास नहीं कह पाया, वो बात हमारे हिंदी और उर्दू साहित्य ने पूरी बेबाकी से कही है। मतलब कहानियों और उपन्यासों ने? हाँ, क्योंकि इतिहास अक्सर आंकड़ों, तारीखों और नेताओं के फैसलों तक सीमित रह जाता है, लेकिन साहित्य तो इंसानी भावनाओं की बात करता है। बिल्कुल, साहित्य ने उस व्यक्तिगत और सामूहिक आघात को बिना किसी फिल्टर के दर्ज किया है। यशपाल, भीष्म साहनी, कृष्ण सोबती और गीतांजलि श्री जैसे लेखकों की रचनाएं ये केवल टाइम पास करने वाली कहानियां नहीं है। ये उन लोगों की गवाहियां हैं जिन्हें चुप करा दिया गया था। हाँ, और इस रिसर्च पेपर में यशपाल के महाकाव्य जैसे उपन्यास झूठा सच का बहुत गहराई से विश्लेषण किया गया है। बहुत ही उम्दा उपन्यास है वो। और इसमें तारा नाम के मुख्य पात्र की कहानी तो मतलब अंदर तक झकझोर देती है। तारा एक ऐसे रूढ़िवादी परिवार से है जहां वो पढ़ना लिखना चाहती है, अपनी पसंद के इंसान से शादी करना चाहती है, जो उस समय बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल, लेकिन परिवार के दबाव में उसे अपनी शिक्षा छोड़नी पड़ती है और उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी सोमराज नाम के आदमी से कर दी जाती है। और यशपाल ने तारा की स्थिति को जिस तरह से लिखा है वो रोंगटे खड़े कर देता है। तारा के कमरे में 3 कैलेंडर टंगे हैं। हाँ, ये डिटेल बहुत दिलचस्प थी पेपर में, है ना? एक सुभाष चंद्र बोस का, दूसरा रामायण की सीता का
और तीसरा साबुन के विज्ञापन वाली एक वस्तुनिष्ठ महिला का। जरा सोचिए, ये तीनों कैलेंडर्स उस दौर की राजनीति, महिलाओं से अपेक्षित आदर्श और उन्हें एक चीज या वस्तु की तरह देखने की मानसिकता का कितना सटीक प्रतीक है। एकदम परफेक्ट मेटाफोर है। और फिर विवाह के पहले दिन तारा का उसका पति शारीरिक उत्पीड़न करता है, और जब लाहौर में दंगे भड़कते हैं और तारा अपनी जान बचाकर भागती है तो उसे नब्बू नाम का एक दंगाई अगवा कर लेता है। और शोध में नब्बू वाले इस हिस्से को पढ़कर मुझे जो सबसे ज्यादा खौफनाक लगा जी, वो ये था कि नब्बू कोई फिल्मी विलन की तरह बर्ताव नहीं कर रहा था। बिल्कुल नहीं, उसके लिए वो सब बहुत नॉर्मल था। यही तो सबसे डराने वाली बात है। नब्बू के लिए तारा का बलात्कार कोई असाधारण घटना नहीं थी। वो बीच में रुकता है, आराम से पानी पीता है, सिगरेट सुलगाता है और फिर उस भयानक कृत्य को अंजाम देता है। बाप रे। इसे दार्शनिक एना अरेंट ने बैनालिटी ऑफ ईविल कहा है। बनालिटी ऑफ ईविल मतलब बुराई का आम हो जाना। हाँ, मतलब बुराई इतनी आम हो गई थी, इतनी रोजमर्रा की चीज बन गई थी कि चरम हिंसा करना सिगरेट पीने जितना ही एक बोरिंग और उबाऊ काम लगने लगा था। और इसमें एक और पैच है। नब्बू की पत्नी और मोहल्ले की अन्य महिलाएं भी उस बदहवास तारा को ही इस सब के लिए दोषी ठहराती हैं। ये सच में दर्दनाक है कि औरतें ही औरत को दोष दे रही हैं। ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि पितृसत्ता महिलाओं के दिमाग की प्रोग्रामिंग कितनी गहराई तक कर देती है। वो खुद एक दूसरे की पीड़ा समझने के बजाय उसी सिस्टम की पहरेदार बन जाती हैं जिसने उन्हें भी गुलाम बनाया हुआ है। तारा की ये कहानी सुनकर तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन जो यशपाल ने तारा के साथ एक घर के अंदर दिखाया, भीष्म साहनी अपनी किताब तमस में उसे एक बहुत बड़े राजनीतिक और सांप्रदायिक स्तर पर दिखाते हैं। हाँ, तमस का कैनवस बहुत बड़ा है। तमस में ये साफ दिखता है कि कैसे राजनीतिक स्वार्थ के लिए ऊपर बैठे लोग दंगे भड़काते हैं और आम लोग, खासकर महिलाएं, उसका शिकार होती हैं। तमस में एक दृश्य है जो सीधे इतिहास के पन्नों से उठाया गया है। रावलपिंडी के थोआ खालसा गांव की घटना। हाँ, मैंने इसके बारे में सुना है। ये साहित्य के सबसे भयानक दृश्यों में से एक है। जब दंगाई गांव पर हमला करते हैं तो गुरुद्वारे में फंसी सिख महिलाएं अपने सम्मान और धर्म को बचाने के लिए कुएं में कूदकर सामूहिक आत्महत्या करने का फैसला करती हैं। हे भगवान। जसबीर कौर नाम की महिला बिना कोई शोर मचाए बस वाहे गुरु कहती है और कुएं में कूद जाती है। उसके बाद बाकी महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों को खींचकर उनके साथ कुएं में छलांग लगा देती हैं। पूरा कुआं लाशों और बच्चों की चीखों से भर जाता है। ये वाकया मतलब ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये सोचना ही डरा देता है कि इज्जत का पूरा बोझ उन औरतों और उनके उन छोटे बच्चों पर डाल दिया गया था जिन्हें पता भी नहीं था कि धर्म या राष्ट्र क्या होता है। बिल्कुल। पर उसी कुएं के पास वो पति वाला किस्सा जो साहनी ने लिखा है। हाँ, भीष्म साहनी ने। उसी दृश्य के ठीक बाद एक ऐसा कंट्रास्ट दिखाया है जो सीधे पितृसत्ता के मुंह पर तमाचा है। एक पति उसी कुएं के पास जाता है और अधिकारियों को घूस देने की बात करता है। क्यों? ताकि वो अपनी मरी हुई पत्नी के शरीर से सोने के कंगन निकाल सके। ये इंसानियत और पितृसत्ता का सबसे नंगा सच है। बिल्कुल। साहनी एक जगह मंटो की मशहूर कहानी ठंडा गोश्त का भी संदर्भ देते हैं, जहां एक अपराधी इस बात की शेखी बघारता है कि उसने दंगों के दौरान एक मृत शरीर के साथ दुष्कर्म किया। साहित्य यहाँ बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी उपदेश के हिंसा का विभत्स चेहरा दिखाता है। इतनी भयानक घटनाओं के बाद जो लोग बच गए, उनकी स्मृतियों और उनके मानसिक आघात का क्या हुआ? वो तो उनके साथ ही रहा उम्र भर। क्योंकि कृष्णा सोबती का आत्मकथात्मक उपन्यास गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान तक तो एक अलग ही तस्वीर पेश करता है। बिल्कुल। सोबती का वो उपन्यास असल में उसी ट्रॉमा का दस्तावेज है जो कभी खत्म नहीं होता। मुख्य पात्र को अपनी बचपन की सहेली बिम्बो की बार बार याद आती है। बिम्बो? हाँ, बिम्बो की शादी की रात ही दंगाइयों ने उसकी हत्या कर दी थी और इसके वे हाथ काट दिए थे जिनमें अभी भी शादी का लाल चूड़ा पहना हुआ था। ये कटी हुई कलाइयों और चूड़े का जो दृश्य है, ये भूत बनकर बार बार लौटता है। सड़कों पर चलते हुए उसे बार बार अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव के वही खूनी नारे सुनाई देते हैं जो कभी लाहौर की सड़कों पर गूंजते थे। ये दिखाता है कि जब इंसान के शरीर से हिंसा गुजर जाती है तब भी वो हिंसा उसके अवचेतन मन में हमेशा के लिए बस जाती है। और इस आघात और यादों के सफर को आज के दौर में गीतांजलि श्री अपने बुकर पुरस्कार विजेता उपन्यास रेत समाधि में एक बहुत ही अलग स्तर पर ले गई हैं। रेत समाधि तो एक मास्टरपीस है। जहां तक मैंने समझा है
उन्होंने जादुई यथार्थवाद या कहीं कि मैजिकल रियलिज्म का इस्तेमाल किया है इस दर्द को दिखाने के लिए। रेत समाधि का वो हिस्सा सच में अद्भुत है। उपन्यास का वो दृश्य जहां 80 साल की बूढ़ी अम्मा सरहद पार करके वापस पाकिस्तान जाती है। वाघा बॉर्डर पर जो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है, जहां दोनों देशों के जवान एक दूसरे को आक्रामक इशारे करते हैं और दोनों तरफ की भीड़ देशभक्ति के नारे लगाती हैं। हाँ, वो बहुत ही इंटेंस माहौल होता है। उस जगह गीतांजलि श्री ने एक जादुई और व्यंग्यात्मक दृश्य रचा है। उस भीड़ में उर्दू और हिंदी के वे सभी महान लेखक मौजूद हैं जिन्होंने विभाजन का दर्द लिखा था। अच्छा। हाँ, कृष्णा सोबती, भीष्म साहनी और सादत हसन मंटो खुद वहां खड़े हैं। इतना ही नहीं, मंटो की कहानी का पात्र बिशन सिंह यानी टोबा टेक सिंह और तमस का पात्र जर्नेल भी वहां मौजूद हैं। मतलब लेखक और उनके बनाए हुए किरदार सब एक साथ उस बॉर्डर पर खड़े हैं। हाँ, ये दृश्य आज के आक्रामक राष्ट्रवाद पर एक गहरा व्यंग्य है और साथ ही साहित्य की उस ताकत को एक सलाम है जो सरहदों और पीढ़ियों को पार कर जाती है। क्या बात है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि क्या सरहदें रोकने के लिए बनी है या सरहदें लांघने के लिए बनी है। उपन्यास हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इंसानियत की कोई सरहद नहीं होती। तो इस सब का मतलब क्या है? अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा को समेटें तो ये एकदम स्पष्ट हो जाता है कि ये रिसर्च पेपर, ये अकादमिक किताबें और ये उपन्यास केवल धूल फांकने वाली पुरानी कहानियां नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। ये उन लाखों लोगों की गवाही है जिन्हें आधिकारिक इतिहास ने खामोश कर दिया था। ये रचनाएं पितृसत्ता और सांप्रदायिक घृणा की उस गहरी बीमारी को उजागर करती हैं जिसे अक्सर धर्म, राष्ट्र या सम्मान जैसे भारी भरकम शब्दों के पीछे छुपा दिया जाता है। और ज्ञान तभी सबसे ज्यादा मूल्यवान होता है जब उसे सही मायनों में समझा जाए। बिल्कुल। इन उपन्यासों और इन शोध पत्रों के माध्यम से न केवल अतीत का वो दबा हुआ ट्रॉमा सामने आता है, बल्कि ये आज की पीढ़ियों को ये भी समझने में मदद करता है कि उनकी पहचान कैसे बनी है। यह हमें सिखाता है कि कैसे महिलाओं के शरीर को युद्ध का मैदान बनने से रोकना है और कैसे समाज की थोपी गई खामोशी को तोड़ना है। आज की इस चर्चा के अंत में इन सभी भारी लेकिन जरूरी स्रोतों से गुजरने के बाद एक ऐसा विचार सामने आता है जिस पर हम सबको शायद कुछ देर रुककर सोचना चाहिए। साहित्य ने 1947 की उस शारीरिक और मनोवैज्ञानिक आघात को समझने में हमारी बहुत मदद की जिसे समाज ने सम्मान के नाम पर पूरी तरह दबा दिया था। हाँ। लेकिन जरा आज के दौर की तरफ देखिए। आज के इस अति डिजिटल सूचनाओं के भारी बोझ तले दबे और बंटे हुए समाज में हम रोजाना एक अलग तरह की मानसिक और अदृश्य वैचारिक हिंसा से गुजर रहे हैं। ये बहुत ही प्रासंगिक बात है। स्क्रीन के पीछे छिपी नफरत, खामोश कर देने वाले एल्गोरिथम्स और विचारों का ये जो नया ध्रुवीकरण है, क्या भविष्य में कोई नया साहित्य या कला का रूप हमारी इस आज की खामोशी और इस अदृश्य आघात को उसी गहराई और बेबाकी से सामने ला पाएगा जैसे यशपाल या मंटो ने किया था? क्या आज हम जो मानसिक हिंसा सह रहे हैं वो कल किसी पन्ने पर उसी ईमानदारी से दर्ज हो पाएगी? ये कुछ ऐसा है जिस पर हमें सच में गहराई से सोचने की जरूरत है।